Hello everyone, welcome to IKTAB. Now, we have to start with our editorial discussion for 26th of January 2022. But first things first, I wish you all a very, very happy Republic Day. Now, this is the day on which our constitution was actually adopted. It gives us some morality, it gives us some values. And being the youth of the country, it is our duty and it is our actually responsibility to take these particular things forward. देखिए, जो हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनका एक विजन था कि हमारा इंडिया एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए एंड बीइंग द यूथ ऑफ द कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिया को हम उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लेके जाएं. ठीक है. सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल डिस्कशन. आज हमें मेन तीन एडिटोरियल के बारे में बात करनी है. द फर्स्ट द एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज अबाउट चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज. आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी, जहां पर इशू ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर जो दोनों कम्युनिटीज रहती हैं, चकमाज एंड हजोंग्स रहती हैं, उन दोनों को वहां उनके लैंड से हटाया जा रहा है, उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, बट उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है. ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट द मेन टॉपिक दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि व्हाई इज एक्चुअली रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड. एग्जैक्टली क्या है, देखिए will go actually much more than the conventional meaning. हमारा conventional meaning क्या है कि on this particular day our constitution was actually adopted, but we need to go deeper than that. We need to understand कि what is actually democracy, what is republic, and why do we need republic? Exactly republic हमें चाहिए क्यों? And second चीज, अगर हमारे यहाँ पे democracy already present थी तो हमें republic को क्यों चूज किया? Why we went for a mixture of democracy plus republic? Why we did not stuck to only republic या फिर only democracy? These are the things that we'll understand in this particular editorial. And finally, we'll also talk about a particular editorial that is written by Om Birla. Now, Om Birla, as you know, he is the speaker of our Lok Sabha right now, and he has written an editorial that talks about saluting our vibrant democracy. He actually talks about कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्पेशली हमारे रिपब्लिक और हमारे डेमोक्रेसी को यहाँ पर मेंटेन रखने में हमारे पार्लियामेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है. इन तीनों ही एडिटोरियल को हम प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. राइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट चकमा एंड हजोंग कम्युनिटीज, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब्स है. ठीक है, देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि जो एनएचआरसी यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इट हैज डन द राइट थिंग जब उन्होंने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को ये बोला कि आप जल्दी से अपना एक एक्शन प्लान सबमिट कीजिए कि आप किस तरीके से चकमाज एंड हजोंग कम्युनिटीज को प्रॉपर्ली रिलोकेट करने वाले हैं. बिकॉज ऐसा देखा गया है कि लगातार उनके अगेंस्ट रेशियल प्रोफाइलिंग की जा रही है. व्हाट इज दिस रेशियल प्रोफाइलिंग? इसका सीधा शब्दों में अगर आप मतलब समझेंगे, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है अगेंस्ट सम टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म्स एंड कुछ टाइप के ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर एक टाइप के मतलब जो कम्युनिटीज है उन्हीं को लगातार टारगेट किया जा रहा है. तो चकमाज एंड हजोंग्स को आप किस तरीके से रिलोकेट करने वाले हैं, इसका एक प्रॉपर हमें एक एक्शन प्लान चाहिए. ये एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है. ठीक है, अगर आप चकमाज एंड हजोंग्स की बात करेंगे, वो अपना जो उनका जो ओरिजिनल होम था दैट वाज इन ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट था, उस पर्टिकुलर होम को छोड़कर आए थे बिकॉज वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि वहां पर देखिए एक काप्टाई डैम था, आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की थी. काप्टाई डैम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण इनको अपने घरों से निकाल दिया गया था बांग्लादेश के अंदर. आई मीन एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड एक्चुअली दे सॉट असाइलम इन इंडिया. सो अगर वो इंडिया आए थे तो ऑब्वियसली दे हैड सम होप्स एंड एस्पिरेशंस कि इंडिया उनके आके यहाँ पर हेल्प करेगा. बट सोचिए अगर इंडिया भी उनको अपने एरिया से निकालना स्टार्ट कर देगा तो देन वो बहुत अच्छा एक इमेज नहीं शो करेगा इंडिया के बारे में. राइट, देखिए जब से वो 1960s के आसपास में इंडिया में आए हैं, तब से दे हैव बीन वेल इंटीग्रेटेड इन विलेजेस. डिफरेंट विलेजेस में वो रह रहे हैं. स्पेशली जो अरुणाचल का जो नीचे वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, वहां पर वो बहुत ही पीसफुली अभी तक रह रहे हैं. उसी के कारण 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि आप उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करो और जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करो. लेकिन ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जैसा हमने बात की थी कुछ दिनों पहले. राइट, उसके बाद 1996 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने एक जजमेंट दिया था, उसके अंदर ये बोला था दैट द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एवरी चकमा जो रेसिडेंट है, जो यहाँ पर रह रहा है विद इन द स्टेट शैल बी प्रोटेक्टेड. मतलब उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. नॉट जस्ट बिकॉज कि वो हमारे सिटीजन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. बिकॉज एक होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, एक होता है रिफ्यूजियल ग्राउंड्स. राइट, इन दोनों बेसिस पे आपको चकमाज एंड हजोंग्स को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है. नाउ इन लाइट ऑफ दीज ऑर्डर्स, गिवन दैट ज्यादातर जो चकमाज एंड हजोंग्स है बहुत ही पीसफुली वो यहाँ पे रह रहे हैं. जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, देखिए एक तरफ तो चकमाज एंड हजोंग्स जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जल्दी से जल्दी उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कीजिए. सेकंड चीज, ये बहुत ही पीसफुली रह रहे हैं, आज तक किसी भी टाइप का वायलेंस का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आया है. बट इसके बावजूद जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली अगस्त 2021 के अंदर अनाउंस किया था कि चकमाज एंड हजोंग्स को स्टेट के बाहर यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बाहर रिलोकेट किया जाएगा. समझ रहे हैं, आप उनको स्टेट से बाहर निकाला जा रहा है. तो सोचिए अगर स्टेट से बाहर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश से बाहर जाएंगे तो कहां जाएंगे? दे विल गो इन असम. असम उनका एक नया डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा. ठीक है, और इसके साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो ये भी बोल रहे हैं कि एक स्टेप लिया जाएगा जिसके अंदर जितने भी ये जो कम्युनिटीज है उनका एक सेंसस किया जाएगा प्रॉपर्ली. तो क्या होगा? क्या ये चीज सही है? क्या एक ऐसे लोग जो कि आपके यहाँ पर 40 या 50 साल से रह रहे हैं कि आप उनको अपने स्टेट से बाहर कर
देंगे, देन उसका एक प्रॉपर्ली सेंसस ले रहे हैं टू फाइंड आउट कि कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, दिस इज एक्चुअली नॉट मॉरल। ठीक है, द सो कॉल्ड जो हमारे इसे आप स्टेट ड्रिवन सेंसस कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ड्राइव किया हुआ सेंसस, बट ये सही नहीं होगा बिकॉज ये दोनों कम्युनिटी के अगेंस्ट टाइप का रेशियल प्रोफाइलिंग हो जाएगा, जहां पर क्या होगा, हर एक नंबर ऑफ जो भी कोई भी किसी टाइप का कोई भी ऑपरेशन वगैरह होगा उसके अगेंस्ट यहाँ पर चकमा देन हजांग्स को यहाँ पर रखा जाएगा, एंड दिस विल नॉट बी गुड। इनको प्रॉपर इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये एक टाइप का एंटागोनिस्टिक कैंपेन हो जाएगा, एक टाइप का नेटिविस्ट कैंपेन हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग वहां के रहने वाले, जो नेटिव्स हैं, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के नेटिव्स हैं, वो एक टाइप से कैंपेनिंग वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये कैंपेनिंग और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर मालूम चल गया कि चकमा एंड हजांग्स की एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है। देखिए क्यों, मान लीजिए कि अभी ऐसा माना जाता है कि चकमा एंड हजांग्स की जो एंटायर पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड आई गेस 10,000 के आसपास में। जस्ट सपोज कि ये सेंसस होता है और मालूम चलता है कि ये पॉपुलेशन एक्चुअली 10,000 नहीं है, 20,000 है, तो आप समझ रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो इस बात का यहाँ पर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे दैट 20,000 पीपल दे आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड दे आर यूजिंग अप द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। दैट्स व्हाई एक टाइप का जो ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑपरेशंस और ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं चकमा और हजांग के अगेंस्ट, ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और इनके अगेंस्ट जो हेट्रेड है कम्युनिटी के अंदर वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना। चौथा है उनका ये बोलना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो चाहे तो जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज जो नेटिव है यानी कि जो इंडिया के रहने वाली है और जो बाहर के जो रेफ्यूजीज है, दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सकता है। ये डिफिकल्ट डेफिनेटली है बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दोनों को बैलेंस करना पूरी तरीके से पॉसिबल है। अगर आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, उसने खुद मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें डिफरेंट स्पेशल राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए। स्पेशली अगर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जितने भी कंट्रीज है, जितने भी स्टेट्स हैं, सॉरी, उन सबको एक प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं कि उनको आपको अपने ट्राइबल पीपल को तो बचाना ही है, उनके हैबिटेट को बचाना है, उनके लाइवलीहुड को बचाना है, और साथ साथ में आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी बचाना है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा जाता है कि आपको ट्राइबल पीपल को बचाना है, आपको उनके हैबिटेट को बचाना है, उनके लाइवलीहुड को बचाना है, तो कहीं ना कहीं इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है कि जो भी पर्सन यहाँ के ट्राइबल पीपल नहीं है उनको नहीं बचाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है दैट वी हैव टू सेव एवरी सिंगल पर्सन, वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इक्वालिटी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन दैट लिव्स इन इंडिया। ऑब्वियसली अगर वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो तो, एंड अगर आप चकमा एंड हजांग्स की बात करेंगे, दे केम इन इंडिया इन 1960s का वो वाला पार्ट है जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट था। इसका मतलब है अगर वो भाग के यहाँ पर आए थे, दे वर नॉट कमिंग, मतलब वो इलीगल सेंस में यहाँ पर नहीं आ रहे थे, दे वर कमिंग फॉर रेफ्यूजी। वो यहाँ पर बचने के लिए आ रहे थे बिकॉज वहां पर उनका प्रॉपर्ली एक बहुत प्रॉपर्ली उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, वहां पर उनका ऑपरेशन हो रहा था, वहां पर उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था। स्पेशली अगर आप हजांग कम्युनिटी की बात करेंगे, हजांग कम्युनिटीज यहाँ पर हिंदू कम्युनिटीज है, और हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पर बहुत ज्यादा रिलीजियसली वहां पे प्रोसिक्यूट किया जाता था। इसी के कारण यहाँ पे हजांग कम्युनिटी ऐसे भाग कर आई थी, और वो एक्चुअली इलीगल के फॉर्म में वहां पर नहीं आई थी। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि आपको अपने ट्राइब्स के साथ साथ में जो आसपास के जितने भी डिफरेंट चकमास है, हजांग से डिफरेंट जो रेफ्यूजी क्लास है, उनको भी आपको प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप पॉलिटिकल फोर्सेस की बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, दे हैव लिमिटेड देमसेल्व्स टू यूजिंग सिर्फ एथनिक फिगर्स के रूप में इनको यूज करते हैं। मतलब एथनिक जो कम्युनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके बीच में इसको यूज किया जाता है, जहां पर हजांग और जो चकमा कम्युनिटीज हैं, इनको कहीं ना कहीं अरुणाचल के नेटिव लोगों के अगेंस्ट यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, बट एक्चुअली दे आर नॉट अगेंस्ट देम। ठीक है, हमें दोनों को ही यहाँ पर प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज देखिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो चकमा एंड हजांग्स दे आर एलिजिबल फॉर यहाँ पर हमारे इंडिया के सिटीजन बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, इसलिए 2015 में उनको सिटीजनशिप देने की भी बात की गई थी। देखिए, एक ऐसी कम्युनिटी जो कि पिछले 40 से 50 साल से एक पर्टिकुलर जगह पर रह रही है, अगर आप उसको वहां से हटा देंगे, अप्रूव कर देंगे और किसी और एरिया में भेजना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सही नहीं होगा। बिकॉज अगर आप चकमा और हजांग की बात करेंगे तो चकमास एंड हजांग्स दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द इकोनॉमी। हमारे जो अरुणाचल प्रदेश की जो डाइवर्सिटी है, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं चकमास एंड हजांग्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। द ओनली थिंग इज दैट दे आर नॉट नेटिव इंडियंस, बट दे हैव कम इन 1960s के आसपास में, एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, वी मस्ट मेक सम लॉ। देखिए, वो इलीगल लोग नहीं है, जैसा हमने अभी बात की, वो इलीगल लोग नहीं है, दे हैव नॉट कम हियर टू हार्म समवन, दे हैव जस्ट कम हियर फॉर रेफ्यूजी। वो अपने आप को बचाने यहाँ पर आए हैं, और उनको बचाना यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा भी एक टाइप का कर्तव्य बन जाता है, हमारा एक राइट बन जाता है इस चीज में। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए जो ऑथर है वहां पर एक छोटा सा सजेशन देते हैं कि अगर आप एक प्रॉपर डायलॉग कराते हैं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिविल सोसाइटीज एंड वो लोग जो कि चकमा एंड हजांग कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, उनके अगर बातचीत कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वो ऑलरेडी बोलता है कि उस चीज को, मतलब इन लोगों को आप यहाँ पर रहने दो, उनको एक रेसिडेंट की तरह उनको एक्सेप्ट करो, तो क्यों ना हम एक प्रॉपर डायलॉग करा के इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ताकि आगे जाकर फ्यूचर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आए ही ना। ठीक है, इसी चीज के लिए बोला गया है कि एनएचआरसी का जो भी यहाँ पर जो डायरेक्टिव है, जो यहाँ पर डायरेक्शन है, इट शुड बी स्टेप इन द प्रोसेस टू रिवर्स दैट कोर्स। जो अभी जो चल रही है, जो उनके अगेंस्ट लगातार ऑपरेशन हो रहा है, जो उनके अगेंस्ट लगातार रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, इस चीज को रिवर्स करके आप इनको प्रॉपर राइट्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए, आप इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दीजिए, ताकि वो अपने डेवलपमेंट का एक रास्ता खुद से क्रिएट कर सके।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आई होप आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ द सेकंड टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि व्हाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। नाउ हमें कन्वेंशनल मीनिंग तो पता है कि जो रिपब्लिक डे है दैट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। दिस वाज द डे। बट क्या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक्जैक्टली रिपब्लिक डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम इस एडिटोरियल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल देखेंगे, व्हाट इज द प्रियम्बल? प्रियम्बल इज एक्चुअली द आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एक्चुअली द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और प्रियम्बल हमारा एक वर्ड देता है दैट इट सेज दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक, ठीक है। आपको याद होगा प्रियम्बल अगर आप देखेंगे वहां के अंदर एक वर्ड देता है दैट सेज दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक। अगर आप प्रियम्बल की बात समझेंगे, उसको सीरियसली लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि बीइंग अ रिपब्लिक इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल आइडेंटिटी। मतलब इंडिया की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है ना, उसमें बीइंग अ रिपब्लिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव नेचर नहीं है, सिर्फ एक टाइप का वर्ड नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एथिकल एंड वेरी नॉर्मेटिव क्लेम। नॉर्मेटिव का मतलब होता है वैल्यू बेस्ड, एक टाइप का वैल्यू बेस्ड एक टाइप का क्लेम है। रिपब्लिक इज नॉट जस्ट अ वर्ड। हमने ऐसा नहीं है कि वर्ड बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, बट एक्चुअली हैज अ वेरी वेरी डीप मीनिंग। देखिए, समझते हैं कि एग्जैक्टली रिपब्लिक है क्या। अगर आप रिपब्लिकन को समझेंगे, व्हाट इज रिपब्लिकनिज्म, ये टाइप का आइडियल सॉल्यूशन है, एक टाइप का आइडियल सिचुएशन है जहां पर हम अचीव करना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, जहां तक पहुंचने के लिए हम कॉन्स्टेंटली एस्पायर करते हैं। और जब भी हम उस पर्टिकुलर रास्ते से, देखिए अगर मान लीजिए हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और आगे जाकर हम एक टाइप का रिपब्लिक बन सकते हैं, तो हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। और कहीं पर भी अगर हम इस रास्ते से डेविएट हो जाए तो हमें इस चीज की समझ होनी चाहिए कि हम रिपब्लिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं रिपब्लिक से भटक रहे हैं, एंड वी शुड अमेंड आवर वेज। हमें अपने रास्तों को चेंज करके फिर से रिपब्लिक के रास्ते पे वापस आ जाना चाहिए, ठीक। अगर हमारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है, हमारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, अगर वो किसी भी तरीके से हमारे रिपब्लिकन कैरेक्टर को लूज कर देता है, मतलब अगर वो चीज हमसे खो जाता है, तो हमें जल्दी से जल्दी काम करके उस चीज को रिस्टोर करने की जरूरत है। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट एक्चुअली रिपब्लिक इज। रिपब्लिक इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज को, इसी पर्टिकुलर वैल्यू नॉर्म्स को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और हर साल जो हम एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं, वी डोंट सेलिब्रेट द जो आरडी परेड होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, हम उसे सेलिब्रेट नहीं करते, बट हम एक्चुअली वी सेलिब्रेट द स्पिरिट दैट इज बिहाइंड द इवेंट। जो स्पिरिट था, जो एक्चुअली जो हमने जो ब्रिटिशर्स से एक टाइप का एक अपना रूल स्टैब्लिश किया था, हम उस चीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो ऑथर का बोलना यह है कि जो परेड है, जो रिचुअल्स है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इट विल बिकम मीनिंगलेस अगर हम इस पर्टिकुलर चीज का जो मेन स्पिरिट है उसको प्रॉपर्ली समझ पाए। तो उस चीज को अगर हम सेलिब्रेट ना कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट रिपब्लिक इज। अब देखिए, अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय रिपब्लिक, एग्जैक्टली है क्या रिपब्लिक, तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और सिंपल सा आंसर आपके सामने आएगा कि इसका सीधा सा मतलब है एंटी मोनार्कियल। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज मोनार्कियल? मोनार्की का सीधा सा मतलब है देयर इज अ रूल ऑफ वन, यानी कि एक सिंगल पर्सन का जो रूल होता है दैट इज कॉल्ड एज मोनार्की, जहां पर एक पर्सन रूल करता है एंड बाकी सब ओबे करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो रूल करता है, जिसके पास सारी पावर्स होती है, दे आर सॉवरन, और बाकी सब जो है दे आर इट्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो एक सॉवरन होता है, बाकी सबके सब सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल के बेसिस पर देखेंगे तो जो हेरिडिटरी रूल आप महाराजास का देखते थे, महारानीस का जो रूल देखते थे, दे वर एक्चुअली मोनार्कियल गवर्नमेंट, बिकॉज एक पर्सन यहाँ पर रूल करता था और वो सबको बताता था क्या करना है, एंड डिफरेंट पीपल जो थे वो उन्हें ओबे करते थे। बट अगर आप मॉडर्न सेंस में देखेंगे तो जितने भी डिक्टेटर्स वगैरह हैं, ऑटोक्रेसी का जो रूल है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोनार्कियल रूल, बिकॉज यहाँ पर सारी की सारी पावर एक पर्सन के पास होती है और वो सारे के सारे अपने विम्स एंड फैंसीज के रूप में वो डिफरेंट रूल्स बनाता है और बाकी सबको उन रूल को फॉलो करना होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली एक पर्सन का रूल होना गलत क्यों है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पर्सन बहुत ही सही हो, वो सही हो, मतलब पूरे के पूरे इंडिया को वो बिल्कुल सही लेके मतलब चलना स्टार्ट कर दे, तो व्हाट इज रॉन्ग विद द रूल ऑफ वन पर्सन? हम क्यों इतना डरते हैं इस पर्टिकुलर रूल ऑफ वन पर्सन से? इसका सीधा सा आंसर है बिकॉज वन पर्सन, एक पर्सन की जो विम्स एंड फैंसीज है, यानी कि जो उसकी फैलसीज है, जो उसकी फैंटेसीज है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। उसकी आर्बिट्ररी विल के ऊपर पूरा का पूरा नेशन कभी भी नहीं चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो एक दीजिए मान लीजिए कि एक दिन आपसे जो कोई राजा है वो बहुत खुश हो जाता है एंड ही सेज कि आपको चलो ठीक है एक टाइप का लैंड ग्रांट देते हैं, आपको उसने लैंड ग्रांट में दे दिया और अगले दिन वो आपसे गुस्सा हो गया, उसने आपको जेल में डाल दिया। तो दिस इज हाउ आर्बिट्ररी दिस पर्टिकुलर रूल इज। मोनार्की का सीधा सा मतलब है उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उसको कोई भी किसी चीज के लिए गलत नहीं ठहरा सकता है। वो सिंपली अपने रूल्स को डायरेक्टली जाकर स्टैब्लिश कर सकता है बिना किसी टाइप के कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगी, कोई भी यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होंगे, डायरेक्टली वो अपने रूल्स को यहाँ पर डिसाइड कर सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोनार्कियल। इसलिए इस रूल को यहाँ पर गलत बोला जाता है बिकॉज सारी की सारी पावर्स यहाँ पर वेस्टेड होती है उसी के अंदर। वो खुद को गॉड लाइक समझता है, जहां पर खुद ही वो जज होता है, खुद ही वो ज्यूरी होता है, मतलब सारे डिसीजंस वो अपने खुद लेता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? दिस पर्टिकुलर जो टायरनी है, इस टाइप के जो टायरनी का पोटेंशियल है ना, जो एक पर्सन ला सकता है, इसी चीज के लिए हम जो है जो मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उससे दूर रहना चाहते हैं, बिकॉज ये टाइप का एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर को लेकर आएगा।
ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए कि मोनार्कियल गवर्नमेंट एग्जैक्टली है क्या। तो क्वेश्चन है कि अगर मोनार्कियल गवर्नमेंट इतना ज्यादा ड्रेडफुल है कि अगर एक पर्सन कुछ भी कर सकता है यहाँ पर, तो रिपब्लिक क्या ऑफर करता है? देखिए रिपब्लिक का अगर आप सिंपल इंग्लिश वर्ड देखेंगे, रिपब्लिक वर्ड आता है एक रेस पब्लिका वर्ड से, एक लैटिन वर्ड है रेस पब्लिका, जिसका मीनिंग होता है पब्लिक थिंग। इसका मतलब क्या है? मोनार्कियल में जहां हमने देखा कि एक पर्सन का रूल होता है, रिपब्लिक में यहां पर पर्सन पीपल का रूल होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का रूल होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? ऑल द डिसीजंस दे आर मेड इन ओपन इन फुल व्यू ऑफ ऑल। मोनार्की में क्या था? सारे डिसीजंस दे वर मेड इन प्राइवेट बाय सिंगल पर्सन, बट यहां पर रिपब्लिक के अंदर ऑल द डिसीजंस आर मेड इन ओपन इन फुल व्यू ऑफ ऑल, यानी कि प्राइवेट लाइफ में नहीं, पब्लिक लाइफ में आके सारे के सारे डिसीजंस बनाए जाते हैं। इसका रिपब्लिक अगर आप सिंगल वर्ड में अगर रिपब्लिक को आप सफाइज करना चाहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है अ पब्लिक स्फीयर। मतलब क्या है? आप सारे के सारे रूल्स यहां पर पब्लिक स्फीयर में आके बनाएंगे, मतलब लोगों को पता होगा एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज अ काइंड ऑफ ओपन स्पेस जहां पर पीपल जो है दे पुट फॉरवर्ड द क्लेम्स। हर एक पर्सन अपनी अपनी क्लेम्स बताता है कि ठीक है मेरा ये क्लेम है, मेरा ये क्लेम है, और उस हर चीज को यहां पर एक साथ में लाया जाता है। उसके बाद जो भी कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पर डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। बट दिस डिसीजंस आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से मोनार्कियल गवर्नमेंट में हमने देखा था कि कोई डिसीजंस नहीं होता, कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं, यहाँ पे सारे डिसीजंस एक सिंगल पर्सन लेता है। रिपब्लिक के अंदर क्या होता है? प्रॉपर डिस्कशन होता है, प्रॉपर डिबेट होता है, डेलिब्रेशन होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है कि क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है। दैट इज व्हाई रिपब्लिक को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, दैट इज अ गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन। ठीक है, तो एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि फ्रीली और ओपनली हर चीज को डिस्कस करता है और जो भी चीजें कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए सही होती है उस चीज को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब अगर आप एक मोनार्कियल गवर्नमेंट और एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट में आप डिफरेंस तो आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस इट कुड नॉट हैव बीन मोर शार्पर। अगर आप मोनार्की की बात करेंगे, मोनार्की का सीधा सा मतलब है कि एक पर्सन के रूल के सामने बाकी सबके सब अपनी जितने भी राइट्स है उसको सरेंडर कर देते हैं। मतलब एक पर्सन का चलता है, बाकी सबका किसी का भी नहीं चलता है, राइट। एक पर्सन जो है अपनी आर्बिट्ररी पावर को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है और सामने वाले को काइंड ऑफ स्लेव की तरह कंसिडर करता है। स्लेवरी वर्ड, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्लेवरी। ठीक है, आप थोड़ा पीछे जाकर देखिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन में अगर आप जाकर देखेंगे, स्लेवरी वाज वेरी कॉमन। व्हाई? बिकॉज देयर वर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्लेवरी हर एक ऑलमोस्ट हर एक एरा में पाई गई है। क्यों? बिकॉज एवरी सिंगल टाइम एक सिंगल पर्सन वहां पर रूल कर रहा होता था। देयर वाज नो एग्जांपल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए सोचिए, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो लगातार ही 20 साल 30 साल 50 साल तक एक किसी पर्सन का स्लेव है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी खुद की जो कैपेसिटी टू थिंक अबाउट देमसेल्फ है, क्या वो सही से बन पाएगी? क्या वो अपने बारे में कुछ अच्छा सोच पाएगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं सोच पाएगा। बिकॉज उनका जो खुद के बारे में कुछ सोचने का जो एक टाइप का सेंस होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। उसकी खुद की कैपेसिटी अपने खुद की लाइफ के बारे में सोचने का भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्लेविशनेस। इसका मतलब क्या है? एक पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्लेव बन के रह जाएगा, नॉट जस्ट इन द फिजिकल सेंस बट ऑल्सो इन द मेंटल सेंस। ठीक है, इसी के लिए अगर आप गांधी जी के स्वराज की बात करेंगे, स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, स्व एंड राज। स्व का मतलब होता है ओन, मतलब हमारा खुद का। राज का मतलब होता है रूल। इसका मतलब क्या है? सेल्फ रूल, मतलब हमारे ऊपर हमारा सेल्फ का रूल होना चाहिए, नॉट समवन एल्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेशनल गवर्नमेंट, कोई भी हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है। इट इज अस हु रूल ऑन आवरसेल्व्स। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्वराज। जहां पे स्वराज देखिए, अब स्वराज का जो बेसिक रूलिंग का मतलब है, दैट इज नॉट जस्ट इन द क्या बोलते हैं फिजिकल सेंस में नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इन द मेंटल सेंस। अगर आप देखेंगे, जो हम स्वराज की बात कर रहे थे, जो हम 1920 से 1930 के बीच में स्वराज की बात कर रहे थे, दैट वाज नॉट जस्ट कि जो हमें पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन है उससे खत्म होना है। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल जो कॉलोनाइजेशन था, जो ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया हुआ था, हमें सिर्फ इन चीजों से हट साइड नहीं होना था। हमें सिर्फ इन चीजों से सेल्फ रूल नहीं चाहिए थी कि ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो, हमें अपना सेल्फ रूल मिले। सिर्फ हमारा ये फैंसीज नहीं थी, बट गांधी जी ऑल्सो वांटेड कि हमें अब एक जो कॉलोनाइजेशन हमारे माइंड्स के अंदर हो रखी है, हमारे माइंड के अंदर जो ब्रिटिशर्स के लिए जितनी भी चीजें मतलब आ गई है ना कि ब्रिटिशर्स आर मास्टर्स एंड ऑल, उस चीज से हमें कहीं ना कहीं फ्री होना है। उस चीज में हमें अपने सेल्फ रूल की जरूरत है। बिकॉज हम सिर्फ फिजिकल सेंस में यहां पर रिपब्लिक नहीं हो सकते, हमें यहां पर मेंटल सेंस में भी रिपब्लिक होना उतना ही जरूरी है। इट इज बिकॉज रूल बाय वन मेक्स पीपल अनफ्री, एंड वो खुद को ही एनस्लेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसका जो ऑल्टरनेटिव है, दैट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है जहां पे फ्रीडम है। एवरी सिंगल पर्सन कैन थिंक अबाउट देमसेल्व्स, एवरी सिंगल पर्सन कैन थिंक अबाउट अदर्स एक्चुअली। ठीक है, टू हैव अ रिपब्लिक इज टू हैव अ फ्री पीपल। ठीक है, तो आई होप अब आपको एक्जैक्टली समझ आ रहा है कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या है। रिपब्लिक इज नॉट जस्ट अबाउट कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। रिपब्लिक इज अ काइंड ऑफ वैल्यू। इट इज ये एक ऐसा आइडियल है जिसकी तरफ हम लगातार स्ट्राइव कर रहे हैं। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है, रिपब्लिक ऐसा आइडियल है जहां पर हम कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। बिकॉज एवरी सिंगल डे देयर आर सम न्यू गोल्स जिसे हमें अचीव करना है। वो गोल्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, बिकॉज हम हर दिन हम बेटर हो सकते हैं, राइट। तो हमें हमेशा उस गोल की तरफ चलते जाना है। हम उस गोल पे कभी पहुंचने के बारे में ना ही सोचे तो ज्यादा बेटर होगा। दैट इज व्हाई जो गांधी का जो स्वराज है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपब्लिकन आइडिया। गांधी का स्वराज इज नॉट जस्ट अ मोनार्कियल आइडिया, इट इज नॉट जस्ट अ डेमोक्रेटिक आइडिया, इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन आइडिया। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ पे लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों रिपब्लिकन ट्रेडिशन के अंदर लोगों को यानी कि सिटीजन्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
अब सोचिए, अब मोनार्की में हमने देखा था कि एक पर्सन का गवर्नमेंट होता है, लेकिन यहां पर जो हम रिपब्लिक देखा वहां पर देखा हमने पीपल्स का गवर्नमेंट होता है। तो पीपल कौन है यहां पर, कौन होगा जो एग्जैक्टली पीपल होगा, तो दे आर द सिटीजन्स। Now, after all, to be a citizen is to be a part of a political community, जहां पर एक पर्सन खुद को एक्सप्रेस कर पाए और फ्रीली एक्ट कर पाए, मतलब जो चाहे वो कर पाए। अगर हमें सोचिए, अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, मतलब वहां के रेसिडेंट्स हैं, बट हमें वहां पे कोई भी राइट्स नहीं मिले हैं, तो क्या हम वहां के सिटीजन बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वी विल जस्ट बी सब्जेक्ट्स। जैसा मोनार्कियल गवर्नमेंट में होता था, मोनार्की में एक पर्टिकुलर पर्सन राजा होता था, बाकी सब उसके सब्जेक्ट्स होते थे। उसी तरीके से बिकॉज लोगों के पास कोई भी राइट्स नहीं थे, लोग अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते थे, दैट इज वाई दे वर नॉट द सिटीजनशिप, दे वर नॉट द सिटीजन्स। लेकिन यहां पर जो हम रह रहे हैं, जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, एवरी सिंगल पर्सन हैव देयर राइट्स। इसलिए हमें अपने राइट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, हमें अपने ड्यूटीज को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, और तब हम सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, वी विल बिकम एक्चुअली सिटीजन्स। अगर आप रिपब्लिक लेवल जितने भी मतलब लोग जिनको रिपब्लिक से बहुत प्यार है, आपको एक चीज समझना है। देखिए, इंडिया के अंदर नेगेटिव लिबर्टी नहीं है। नेगेटिव लिबर्टी का सीधा सा मतलब होता है जहां पर हम जो चाहे वो करना स्टार्ट करते, मतलब हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहां पर एक पॉजिटिव लिबर्टी फॉलो होता है, जिसका मतलब है कि विल लिव बाय द लॉज। हमने एक लॉज क्रिएट किए, हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, उसी पर्टिकुलर लॉस को हम खुद फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, रूल्स बनाए किसने? रूल्स बनाए हैं सिटीजंस ने, हमने खुद रूल्स बनाए हैं। सेकंड चीज, रूल्स किसके लिए बनाए हैं? हमारे खुद के लिए बनाए हैं। एंड दीज रूल्स दे आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन विल एंड दे आर नॉट आर्बिट्री विल ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है? किसी राजा ने, महाराजा ने, किसी महारानी ने आकर हमारे लिए रूल्स नहीं बनाए हैं। वी आवरसेल्फ हैव मेड दिस पर्टिकुलर रूल। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने इस पर्टिकुलर रूल को बनाया है, दैट इज व्हाई वी मस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल। दिस एक्सप्लेन क्यों हमारा रिपब्लिक जो होता है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ एक पर्सन क्यों नहीं बना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डेलिब्रेट करके बनाया है, डिस्कस करके बनाया है। ठीक है, दैट इज व्हाई, बिकॉज लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो एक साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पीपल एंड दे आर एक्चुअली दे कम टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक फ्रेज आपको ध्यान होगा, जो हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है, हमारा प्रियम्बल स्टार्ट किससे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वी द पीपल, राइट? दिस पर्टिकुलर फ्रेज वी द पीपल, ये सिर्फ एक टाइप का लिटरली एम्बेलिशमेंट नहीं है, एक टाइप का सिंपली देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट इज वेरी वेरी सेंट्रल टू अ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट एक्चुअली सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ मीनिंग, जहां पे शो करता है दैट वी द पीपल हैव मेड दिस रूल्स। मतलब वी द पीपल मींस द सिटीजनशिप ऑफ मतलब द सिटीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। नाउ द विलिंगनेस टू लिव बाय सेल्फ मेड रेगुलेशन बट एनफोर्स्ड बाय पब्लिक पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये रूल्स हमने बनाए खुद है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाए, जो हमारे जिसने हमें रिप्रेजेंट किया था उन्होंने बनाया है, बट इसको इन्फोर्स करने के लिए एक एंटिटी को बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक पावर, यानी कि स्टेट। तो आप समझ रहे, रूल बनाया किसने? सिटीजंस ने। और इस सिटीजंस ने अपने आप को ही गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स बनाए, और इस रूल्स को जो गवर्न किया जा रहा है, दैट इज बीइंग डन बाय द पुलिस, दैट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज हाउ इंडिया या फिर कोई भी जो पर्टिकुलर कंट्री होती है वो इसी तरीके से काम करती है। नाउ, इस एडिटोरियल के अंदर एक और बहुत ही अच्छा डिबेट दिया हुआ है, दैट इज बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कि एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में डिफरेंस क्या है, और क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे रिपब्लिक के लिए जरूरी है, या फिर क्या रिपब्लिक यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है? क्या दोनों यहाँ पर अलग अलग से सर्वाइव कर सकते हैं? ना, अगर आप समझेंगे तो हमने जितनी भी चीजें बात की, तो रिपब्लिक के अंदर आपने देखा ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कवर हो चुकी है जो कि डेमोक्रेसी के अंदर कवर होती है, राइट? तो रिपब्लिक जो है वो हर चीज ऑलरेडी कवर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को अलग अलग क्यों किया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, उसमें 1946 में एक डिबेट चल रहा था। उस डिबेट के टाइम में ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यू की तरह आया था कि देखिए, बिकॉज हम प्रियम्बल के अंदर रिपब्लिक वर्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हमें डेमोक्रेटिक वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों चीजें सेम ही चीजों को सिग्निफाई करती है। और फ्रांस जो है, फ्रांस का जो डेमोक्रेसी है, जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ऐसा ही है। फ्रांस भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दोनों चीजों को अलग अलग शो नहीं करता है, वो दोनों को एक ही चीज शो करता है, वो दोनों को इंटरचेंजेबली शो करता है। मतलब उनके यहाँ पे रिपब्लिक मींस डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी मींस रिपब्लिक, बट इसके बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को दोनों को अलग अलग वर्ड्स क्यों बोलता है? देखिए, होता क्या है, डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू दोनों बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि देखिए, फर्स्ट चीज तो 1949 के अंदर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बन चुका था, और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने वाला था, उससे जस्ट पहले हमें एक चीज पता थी कि जो हम कॉमनवेल्थ जो नेशन है, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशन है, इसकी मेंबरशिप को हम छोड़ नहीं रहे थे। मतलब 1949 में इंडिया ने रेटिफाई किया था दैट वी विल स्टिल बिकम द मतलब वी विल स्टिल बी अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। व्हाट इज दिस कॉमनवेल्थ नेशंस? इसका हेड होता है ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब है वो सारे की सारी कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिश क्राउन के अंदर थे, उन सारे नेशंस को कॉमनवेल्थ नेशंस बोला जाता है। और हमने लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इस पर्टिकुलर चीज को छोड़ा नहीं था। इसका मतलब क्या है, हमारे एक्सटर्नल और इंपीरियल मोराक से अभी भी कहीं ना कहीं एक टाइप का कमिटमेंट था। सेकंड चीज, हमने जितने भी हमारे लोकल राजास थे, जितने भी हमारे जो किंग्स थे, उन सबको हमने एक प्रॉपर टाइप का एक फ्यूचर का क्लेम दिया हुआ था कि हम आपको प्रॉपर्ली रूल करने देंगे, हम आपको गवर्नर बना देंगे एंड ऑल। ठीक है, तो इन सब चीजों से देखा, यहां पर हमने ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ पावर्स दे रखी है, यहां हमने राजा को कुछ ना कुछ पावर्स दे रखी है। देखिए, यहां पर हमारा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पर फिर से आ जाएगा, बिकॉज यहां पर ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर है। यहाँ पर राजास को अगर आप सारी पावर दे देंगे तो उसका मतलब क्या है, फिर से राजास जो है वो अपने विम्स एंड फैंसेस को स्टार्ट कर देंगे। इसी चीज को रोकने के लिए देखिए उन्होंने, अंबेडकर ने और नेहरू जी ने ये बोला कि ऑल्दो हम पावर्स दे रहे हैं बट दे आर जस्ट एक टाइप का डी फैक्टो पावर्स है, ये रियल पावर्स नहीं है। बिकॉज हम डेमोक्रेसी को एक अलग से कमिटमेंट देना जो बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर डेमोक्रेसी वर्ड रहेगा तभी हम शो कर सकते हैं कि द एक्चुअल पावर लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल्दो हम यहां पर ब्रिटिशर्स को एक टाइप का अपना हेड मान रहे हैं, ऑल्दो हम राजास को पावर दे रहे हैं, बट द एक्चुअल पावर स्टिल लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। एंड दिस डिसीजन वाज टोटली करेक्ट व्हेन इट वाज सेड दैट इट वाज वाइज टू कीप बोथ टर्म्स इन द प्रीएम्बल, डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिक, दोनों ही वर्ड्स को यहां पर रखा गया था। द आइडिया ऑफ द रिपब्लिक क्या कन्वे करता है, वो ये शो करता है दैट ऑल द डिसीजंस मेड बाय द सिंगल इंडिविजुअल, मतलब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी डिसीजन को नहीं बनाएगा बट बाय द सिटीजंस बनाएंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर डिबेट करेंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन को बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कम्स कि सिटीजंस है कौन। अगर आप एंशिएंट रोमन रिपब्लिक्स में जाएंगे तो वो हर एक पर्सन को सिटीजंस नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जितने भी स्लेव्स हैं, वुमेन्स हैं, फॉरेनर्स हैं, दे आर नॉट, मतलब उनको प्रॉपर सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करते थे, उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाते थे। तो फिर एग्जैक्टली कौन, अगर आप ग्रीक थिंकर्स की बात करेंगे तो उनके लिए डेमोक्रेसी इज नॉट मतलब बिग थिंग, उनके लिए डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मॉब, उसे मोबोक्रेसी बोलते हैं। वो मोबोक्रेसी उसका मतलब इसलिए है बिकॉज बहुत सारे इलिटरेट लोग जो हैं, जो ऐसे लोग जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, वो एक साथ आके रूल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ग्रीक्स जो है वो डेमोक्रेसी को प्रॉपर वैल्यूज यहां पर नहीं देते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एग्जैक्टली यहां पे डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सिटीजनशिप शुड बी गिवन टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ कितना पैसा उनके पास है, कितना एजुकेशन उनके पास है, जेंडर, सोशल रैंकिंग, रिलीजन, रेस, एनीथिंग, इन सबको साइड रख के आप सबको यहां पर प्रॉपर सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी एक्चुअली मींस। और डेमोक्रेसी जो एक्चुअली ये चीज है जो कि रिपब्लिक को इंक्लूसिव बनाती है। देखिए रिपब्लिक के अंदर आपने ये बोल दिया कि पब्लिक जो है एक साथ आके रूल्स बनाएगी, बट एग्जैक्टली कौन सी पब्लिक, ये शो करता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शोज की एवरी सिंगल पब्लिक विदाउट फेल, कोई भी किसी भी टाइप के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी एक्चुअली मींस। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक दे आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डेमोक्रेसी रहेगा तभी रिपब्लिक रहेगा, एंड रिपब्लिक रहेगा तभी डेमोक्रेसी रहेगा। देखिए रिपब्लिक के थ्रू आपने एक ऐसा गवर्नमेंट बना दिया, एक ऐसा लॉ बना दिया जो कि लोगों ने खुद बनाया। बट द पॉइंट इज कि डेमोक्रेसी एक्चुअली पीपल्स को पावर देती है, उन सिटीजंस को विजिलेंट बनाती है कि वो एक वॉच डॉग की तरह काम कर सके, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रॉपर्ली चूज कर सके। कौन है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एमपीज, हमारे एमएलएज, उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सके। ये हमारा मेन काम है। बाय गोइंग बियॉन्ड, हम सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स का काउंट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर रिपब्लिकन जो है एक फ्री और पब्लिक डिस्कशन लेकर आता है हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दैट इज व्हाई हमारा रिपब्लिकनिज्म और डेमोक्रेटिज्म दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे डेमोक्रेसी को यहाँ पर रिपब्लिक डीपन करता है। अगर आप रिपब्लिक की बात करेंगे, वो जो हमारे डेमोक्रेसी को ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करता है, और हमारा डेमोक्रेसी जो है वो हमारे रिपब्लिकनिज्म को ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए ऑल्दो हमने सारे के सारे लॉस हमने खुद बनाए हैं, ऑल्दो हमने सारे लॉस बनाए हैं, बस उन लॉस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है नहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को द्वारा। उसके लिए एक प्रॉपर डिस्कशन, एक प्रॉपर स्क्रूटनाइजिंग और एक प्रॉपर लीगली कंटेस्टेंट होना चाहिए। और वो चीज एक्चुअली यहाँ पर शो करता है डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी यहाँ पर हर एक पर्सन को पावर देता है कि वो जाकर आगे सामने जाकर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है। अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखेंगे, आपको फार्मर्स का प्रोटेस्ट याद होगा। फार्मर्स ने जो 3 लॉस के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, दैट वाज एक्चुअली हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी प्लस जो रिपब्लिकनिज्म वर्च्यूज को दोनों को उन्होंने फॉलो किया था। डेमोक्रेसी क्यों, डेमोक्रेसी बिकॉज दे ऑल केम आउट, जितने भी फार्मर्स थे सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पर बाहर आके इनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड व्हाई रिपब्लिकनिज्म, बिकॉज रिपब्लिकनिज्म के थ्रू यहाँ पर सबने आकर बाहर जाकर डिस्कशन किया, बाहर जाकर डिबेट किया। There was no single person जो सारे के सारे लॉज बना रहा था कि कब प्रोटेस्ट करना है कब नहीं करना है, बट एक्चुअली इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट वाज एक्चुअली ग्रुप ऑफ फार्मर्स जिन्होंने सारे के सारे लॉज बनाए थे। ठीक है, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिकनिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल था। And it is to celebrate such political acts of citizens that we have the Republic Day, and this is how the जो ये पर्टिकुलर ऑथर है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को एंड करते हैं। तो आई होप आपको इस रिपब्लिकनिज्म, डेमोक्रेसी, यहाँ पर उसके अलावा मोबोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ये सारे वर्ड्स जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली समझे हैं, आई होप आपको दोनों के बीच में, तीनों के बीच में प्रॉपर्ली डिफरेंस समझ आ गया है। एंड आपको अगर कभी भी रिपब्लिकनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिकनिज्म के ऊपर आपको अपने आइडियाज देने को बोला जाता है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि डेमोक्रेसी का एक सीधा सा मतलब है दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल पीपल, मतलब सारे लोगों को एक साथ आके डिफरेंट राइट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। मतलब यहां पर ये डेमोक्रेसी के अंदर बोला जाता है कि कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, हर पर्सन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट रिपब्लिक के अंदर बोला जाता है दिस ऑल पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया दे विल कम टुगेदर एंड दे विल मेक द लॉज। दिस इज व्हाट रिपब्लिकनिज्म इज ऑल अबाउट। सिंपल सी बात है कि मोनार्की यहां पर नहीं होगा। रिपब्लिकनिज्म का सीधा सा मतलब है कि एक सिंगल पर्सन यहां पर कोई भी रूल नहीं बनाएगा। आई होप आपको ये एडिटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट अगेन हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया की रिपब्लिक के बारे में बात करता है। हाउ वी हैव टू सल्यूट, हाउ वी शुड सल्यूट आवर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी।
देखिए, रिपब्लिक डे इज नॉट ओनली एन ओकेजन जिस दिन हम अपने आइडेंटिटी के ऊपर प्राइड लेते हैं दैट वी आर एक्चुअली सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इट इज ऑल्सो वन ओकेजन जिस दिन हमें एक चांस मिलता है कि हम अपने रिजॉल्व को, हम अपने कमिटमेंट को एक टाइप का एक टाइप का प्रमोशन दे सके, किस तरीके से हम इक्वालिटी को, अपने ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी को अपने कंट्री के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इस साल अगर आप देखेंगे 73rd हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं एंड द फर्स्ट रिपब्लिक डे एक्चुअली वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950। ठीक है, दिस वाज द डेट जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और इस दिन हमने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट किया था। मतलब इस दिन हमारे पास पहली बार हमारा खुद का लॉज थे। ठीक है, इस दिन जो हमारे खुद के लॉज आते हैं, दिस वाज द डे एक्चुअली जिस दिन हमने रिजॉल्व किया, जिस दिन हमने कमिटमेंट किया दैट वी विल अबाइड बाय, मतलब हम फॉलो करेंगे एंड विल रिमेन फेथफुल टू द प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे के सारे रूल्स, वो सारे मॉरल वैल्यूज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें सिखाता है, उन सब चीजों को हम प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। ये चीज हमने 26 ऑफ जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। इसी चीज के लिए हम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं, इसी चीज के लिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं एवरी सिंगल ईयर। ऑन द डे जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी कि 26 ऑफ जनवरी 1950, इंडिया became a fully sovereign democratic republic. उससे पहले we were a sovereign and democratic country but we were not a republic country. आपको ध्यान से सोचिए, sovereign country उस दिन हो गए थे जिस दिन हमने 15 अगस्त 1947 को इस चीज से पूरी तरीके से आजाद हो गए थे, ब्रिटिश मोनार्किज्म साइड हो गए थे। डेमोक्रेटिक कंट्री भी हम सेम डे हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमें डेमोक्रेसी मिल गई थी, यानी कि जिस दिन हम ब्रिटिशर्स के चंगुल से साइड हो गए थे, बट वी स्टिल हैड नॉट बिकम रिपब्लिक। हमारे प्रियम्बल के अंदर बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो मतलब एम करता है फॉर इंडिया दैट इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अगर रिपब्लिक की बात करें दैट एक्चुअली वी गॉट ऑन 26th of January 1950, मतलब we were allowed to make our own laws, we actually started making our own laws. This is what democracy is all about, and constitution has been our guiding force since that time, यानी कि 1950 से लेकर आज तक constitution जो है, this particular constitution that we made at that time, this is working as a guide, जो कि हमें सही डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है। Now, इसको समझते हैं हल्का सा बैकग्राउंड के साथ में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था दैट वाज एक्चुअली मेड बाय एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे डिफरेंट कमिटीज थे। उनमें से एक कमिटी जो था दैट वाज कॉल्ड एज ड्राफ्टिंग कमिटी, एंड दिस ड्राफ्टिंग कमिटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे। ये सब के सब साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर कमिटी को काम करते थे। आपको ध्यान रखना, टोटल मिला के 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, टोटल 7 मेंबर्स थे। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इट टुक टाइम ऑफ अराउंड 3 years, दैट इज 2 years 11 months and 18 days। इतना टाइम इन्होंने लिया टू मेक दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे सैट फॉर अराउंड 11 सेशंस। 11 बार वो साथ में आके बैठे, उन्होंने डिबेट की, डिस्कशंस की, और उसके बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। एंड फाइनली ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 दिस वाज द डेट जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जितने भी क्लॉज थे ना, वो सब एक्सेप्ट कर लिए गए और इस दिन सबने साइन कर दिया था। ठीक है, बट दे डिसाइडेड टू वेट फॉर अराउंड 2 months कि 26 नवंबर 1949 को देखिए, ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था इंप्लीमेंट करने के लिए, इफेक्ट में आने के लिए रेडी हो गया था, बट हमने डिसाइड किया कि हम रुकेंगे। वी चोज द डेट ऑफ 26 ऑफ जनवरी 1950। Why 26th of January 1950? Because आपको ध्यान होगा 1930 के अंदर दिस वाज द डे एक्चुअली व्हेन जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, जिस दिन हमने स्वराज का जो हमारा एम था उसको हटा करके हमने पूर्ण स्वराज का अपना एम चेंज किया था। मतलब हमने कहा था अब हमें सिर्फ स्वराज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पर स्वराज का मीनिंग क्या था? स्वराज का मतलब था कि लोअर लेवल पे जो इंडियंस है वो खुद रूल करेंगे, बट हायर लेवल जो हाईएस्ट लेवल होगा उस पर ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। ठीक है, पहले इंडिया ये डिमांड कर रहा था, बट इंडिया दैट डिसाइडेड कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज, मतलब both at the lower level and the higher level it will be Indians who will rule this particular country, who will actually run this particular country, not rule. ठीक है, so this is what पूर्ण स्वराज was all about. So that is why 26th of January this particular date was chosen, ताकि हम इस particular day को properly celebrate कर सके, commemorate कर सके। ठीक है, तो इस दिन को हमने चूज किया। उसके बाद हमने 26th of January 1950 को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है वो एक टाइप का डुअल रोल प्ले कर रहा था इंडिपेंडेंस के बाद में, 1949 यानी कि 1947 के बाद में एक 2 रोल प्ले कर रहा था, और दोनों ही रोल्स को नेशन बिल्डिंग की तरह एक टाइप का लेके चल रहा था। जो पहला रोल था दैट वाज फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो सीए था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, वो एक्चुअली हमारे इंडिपेंडेंट यानी कि एक नए कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा था। बट साथ ही साथ ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इट वाज एक्चुअली आल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब वो हमारे लिए एक पार्लियामेंट का काम भी कर रहा था फॉर अ नेशन। व्हाट इज द नेशन? मतलब एक नेशन जो कि जस्ट अभी पैदा हुआ है, उस पर्टिकुलर नेशन के लिए एक टाइप का लेजिस्लेचर यानी कि टाइप का पार्लियामेंट का भी काम कर रहा था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया दैट वाज एक्चुअली आल्सो द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, और ना एक बहुत ही हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको समझाता हूं कि देखिए, अब आपने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो 2 डिफरेंट चीजों में काम कर रहा था। एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रहा था, और सेकंड तरफ वो काम कर रहा था एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, जब भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिलता था ना, तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर ऑन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड व्हेनेवर इट मेट एज द फर्स्ट पार्लियामेंट, इट वाज एक्चुअली हेडेड बाय जीवी मावलंकर सर।
Now, Dinesh Mavalankar जो थे, he was actually the person who later on became the first speaker of the Lok Sabha. Who became the first speaker of Lok Sabha जब 1952 के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो लोकसभा जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो पहला जो लोकसभा बैठता है दैट वाज इन 1952, उस टाइम जो फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर बनते हैं दैट वाज जीवी मावलंकर सर. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह मिलते थे इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड व्हेनेवर इट मेट एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर जीवी मावलंकर. ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, अब अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को देखेंगे इट ऑल्सो नो ये मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस इसने किए जो कि हमारे प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह किए. जैसे हमने ये बात की हमारे पार्लियामेंट की तरह भी काम करता है. स्पेशली देखिए जब हमारे 1951 के अंदर हमारे इलेक्शंस हो गए थे, बट 1952 तक जब तक हमारे फर्स्ट गवर्नमेंट नहीं बैठी थी उसके बीच में हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट कौन था? अगेन इट वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया. तो अब देख रहे हैं जब तक बेसिकली देखिए 13th of May 1951 दिस वाज द डेट, 1952 सॉरी, दिस वाज द डेट एक्चुअली जिस दिन हमारा पहला लोकसभा यहां पर बैठा था हमारे इंडिया के अंदर, मतलब हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर फर्स्ट लोकसभा बैठा था. इससे पहले इस डेट को देख लीजिए 13th of May से पहले हमारा पार्लियामेंट क्या हुआ करता था? इंटरिम पार्लियामेंट वाज आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. दिस वाज द थिंग, पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर इन फोर्स आया है तब से दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस. हमने हेल्प किया, उसने हमें एक टाइप का बीकन की तरह हेल्प किया. बीकन क्या होता है? बीकन का मतलब होता है मशाल. ठीक है, जो मशाल होता है जो आपको रोशनी शो करता है, उस तरीके से दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज हेल्प ताकि हम अपने होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ हमारे अराउंड 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, सबके होप्स को, सबको एस्पिरेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करने में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है. ठीक है, एक टाइप का बीकन ऑफ लाइट की तरह, लाइट के एक रोशनी की मशाल की तरह इसने हमारी हेल्प की है, जहां पर हमें एक बहुत ही ग्रेट और एक बहुत ही रेजिलिएंट कंट्री बनने में इसने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. अगर आप हमारे जब बैक में जाकर देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो हमारे पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. इन सब ने एक्चुअली हमारे हेरिटेज को, हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा इंटीग्रल बना दिया है, जहां पर एवरी सिंगल पर्सन फील्स कि वो हमारे डेमोक्रेसी का डायरेक्ट पार्ट है. दिस इज व्हाई व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इट वाज अ सीमलेस ट्रांजिशन. ये बहुत ही सीमलेस हुआ था. देयर वाज नो एक कोई वायलेंट यहां पर पावर ट्रांसफर नहीं हुआ था, किसी टाइप का यहां पर गवर्नमेंट का थ्रोल नहीं हुआ था. यहां पर सिंपली एक टाइप का जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री था उसके बाद जब हम रिपब्लिक कंट्री बनते हैं, पीपल ग्लैडली एक्सेप्टेड इट बिकॉज वी ऑल हैड बीन थ्रू लॉट. ठीक है, इसलिए अभी जब हम 75th ईयर ऑफ अपने ऑलमोस्ट एनिवर्सरी के अंदर आ चुके हैं, हम अपने इंडिपेंडेंस के एनिवर्सरी के अंदर आ चुके हैं, तो अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव नाम का एक पर्टिकुलर ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां पर हमने जितनी भी चीजों को यहां पर गेन किया है पिछले 75 साल में, हम उन सबको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक फ्यूचरिस्टिक हम एक्शन प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें एक न्यू इंडिया की तरफ लेके जा रहा है. अगर आप हमारे उसमें देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, तो ये हमें एक टाइप से इंक्लूसिविटी के बारे में बात करता है, मतलब हमें सबको अपने साथ लेके चलना है. हमें एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, जहां पर जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे कि स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, वुमेन्स हो गई, एससी एसटी और जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हो गए, उन सबको एक इक्वल पार्टनर बना के चलने की कोशिश करता है. इंडिया का जो ग्रोथ है दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द जो हाईएस्ट क्लास पे है, बट ऑल्सो बिकॉज जो सबसे लोएस्ट क्लास पे है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ताकि इंडिया यहाँ पर आगे बढ़ सके. और पार्लियामेंट हैज बीन प्लेइंग अ वेरी पाइवटल रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ताकि हमारे नेशन का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके. बिकॉज उसके थ्रू देखिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने यहाँ पर बहुत सारे पार्लियामेंट्री डिवाइसेस बनाए हैं. आपको याद होगा डिफरेंट चीजें, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे यहाँ पर फ्री और फेयर डिस्कशंस को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, फ्री एंड फेयर डायलॉग को यहाँ पे प्रमोट करते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली हेल्प करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जितने भी कंसर्न है, लोगों के कंसर्न है, उस चीज को प्रॉपर्ली रेज कर सके और गवर्नमेंट का जो अटेंशन है उस चीज की तरफ लेके जाया जा सके ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. इसके अलावा जितनी भी चीजें होती है इंडिया के अंदर, दे आर टोटली ट्रांसपेरेंट, दे आर टोटली अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से मेंटेन किया जाता है, जहां पे लोग जो होते हैं, पीपल, दे आर द एक्चुअली मतलब पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स. यहां पर आपको याद होगा 3 हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ना ही एग्जीक्यूटिव के पास सारी की सारी पावर्स है, ना ही जुडिशरी के पास, ना ही लेजिस्लेचर के पास. These 3 are dependent on each other. साथ ही साथ they all 3 they check each other. यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को चेक करता है, जुडिशरी आप लेजिस्लेचर को चेक करता है, एंड वाइस वर्सा, हर एक दूसरे को चेक करता रहता है. दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ओम बिरला सर है, जो एक्चुअली हमारे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के राइटर हैं, उन्होंने ये चीज बोली है कि डिफरेंट जो हमारे लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस है उसको प्रॉपर्ली शेयर करने के लिए हमने एक नेशनल पोर्टल बनाने स्टार्ट कर दिया है. मतलब हमारा लोकसभा जो एक टाइप का नेशनल पोर्टल बना रहा है, जिसके अंदर हमारे पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी लेजिस्लेचर है उसके बीच में क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है उसका एक रेपोजिटरी की तरह काम करेगा. मतलब वहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी. एक ऐसा पोर्टल रहेगा जहां पर कौन सा एमपी क्या बोल रहा है, क्या कौन सा एमएलए क्या बोल रहा है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, हर एक चीज विल बी प्रॉपर्ली शेयर्ड.
एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मेजर्स भी ले जा रहे हैं ताकि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज, एमपीज हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। जब वो एक पर्टिकुलर बिल लाते हैं, देखिए उनके पास कुछ एक टाइप का बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है, उस चीज में उनको बेटर तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए, बेटर बहुत ही मीनिंगफुली वहां पर डिबेट्स करने के लिए उनको बेटर रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उनको और ज्यादा बेटर हेल्प किया जाएगा। कुछ एफर्ट्स ऐसे भी लगाए जाएंगे ताकि जो पार्लियामेंट की जो कमिटी सिस्टम है, जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए ताकि वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सके। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारा एम क्या है? हमारा एम यह है कि लेजिस्लेचर को एक इतना मीनिंगफुल एक प्लेस बनाना है जहां पर एक पॉजिटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशंस हो सके, मतलब डिस्कशंस ऐसे हो जो सिर्फ इनफ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशंस ना हो, वहां पर एक पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, एक रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशंस होना चाहिए, जहां पर हम हर एक दूसरे की व्यूज को यहां पर डिस्कस करें, एक प्रॉपर्ली उनको रिस्पेक्ट करें, भले ही वो व्यूज हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, ताकि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो सके, किसी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको डायलॉग के थ्रू यहां पर सॉल्व किया सके। ठीक है, हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं, मतलब एक ऐसे पीरियड में रह रहे हैं जहां पर हमें प्री इंडिपेंडेंस एरा के जितने भी हमारे लॉज थे, जितने भी हमारे रूल्स थे, उन सबको यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक करना होगा, उनको रिव्यू करना होगा, और इनमें से वो सारे के सारे रूल्स जो हमारे अभी भी हमारे किसी न किसी काम के हैं, या फिर जो रूल्स काम के नहीं भी हैं, उनको हमारे काम के रेलिवेंट बना करके, उनको करंट रिक्वायरमेंट के थ्रू और मॉडिफाई करके उसको हमारे कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा। राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसके लिए सोचिए, अगर डिफरेंट रूल्स को अगर आपको एक साथ लेकर आना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक साथ आकर काम करना होगा, बी इट जो हमारा जो रूलिंग पार्टी है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जो डिफरेंट अपोजिशन पार्टी है, सबको यहां पर एक साथ आगे काम करना होगा, बिकॉज इट इज ऑफन सेड दैट इन डेमोक्रेसी अपोजिशन पार्टी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली वर्च्यूज। जो अपोजिशन पार्टी अगर नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का जो रियल मीनिंग है, जो ट्रू मीनिंग है, वो कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो इसलिए जो हमारा रिपब्लिक डे है वो एक्चुअली सिर्फ एक टाइप का डे नहीं है, वो हमारे पीपल के लिए, जो मतलब हमारे जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफरेंट आइडियाज दिए हुए हैं, इसको हम रीअफर्म करते हैं, इसको हम फिर से सल्यूट करते हैं, इसको हम शो करते हैं कि एग्जैक्टली हम कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फेथ रखते हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और क्यों हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सब कुछ करने को रेडी हो जाते हैं। अगर आप हमारे डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, उन्होंने एक स्पीच दिया था 4 नवंबर 1948 को, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब जब पास होने वाला था, उससे जस्ट पहले, जहां पर उन्होंने बोला था दैट देयर इज अ नीड कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जब लोगों के अंदर जाएगी, मतलब जब लोगों के मतलब अंदर लोगों के धारणाएं जब चेंज होंगी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू पता चलेगी, तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी, तब एक्चुअली जाकर उसकी वैल्यू जो है लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हम सिंपली ऐसा नहीं कर सकते कि हम जाकर बोलना स्टार्ट कर देंगे कि दैट यू शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें एक्चुअली शो करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें एक्चुअली ये बताना होगा लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन कितना वैल्यूएबल है, हमें एक्चुअली ये शो करना होगा, दिखाना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से लोगों की लाइफ को ज्यादा चेंज करने में, बेटर करने में हेल्प कर सकता है, एंड ओनली देन एक्चुअली लोग उसको सपोर्ट करना और उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट करना हेल्प करेंगे। इसलिए जो हमारा रिपब्लिक डे है, ये एक ऐसा ओकेजन है जिस दिन अपने सिटीजन्स को कंटेम्पलेट करते हैं, बताते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरीके से उनको अपने ड्यूटीज को प्रॉपर्ली मतलब करना चाहिए, और साथ ही साथ उनको अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे राइट्स और ड्यूटीज को यहाँ पर एक टाइप का साथ लेके चलने का जो एक मैकेनिज्म है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें राइट्स प्रोवाइड करता है और हमारे लिए कुछ ड्यूटीज को यहाँ पर इंश्राइन करता है, दोनों चीजों को यहाँ पर साथ लेके चलता है, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो फाइनली जो ओम बिरला सर ये बोलते हैं, तो लेट अस फाइनली सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे एज अ फेस्टिवल। इसको सिर्फ आप एक टाइप का मॉरल प्रेशर की तरह मत यूज कीजिए, इसको आप एज फेस्टिवल की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट कीजिए, और साथ ही साथ अपने खुद को जो आपकी जो रिजॉल्व है उसको प्रॉपर्ली फॉर्मली इसको रीडेडिकेट कीजिए, दैट यू हैव टू फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज, यू हैव टू गेट ऑल योर राइट्स, बट यू हैव टू ऑल्सो फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज। आपके नेशन के प्रति जो जो ड्यूटीज है आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। उसके देखिए बाकी सब ड्यूटीज को अगर आप साइड रख देंगे, जो आपकी मेन ड्यूटीज है, दे आर समथिंग डिफरेंट, दे आर टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन, टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू एवरीवन, to bring better quality of life for all एवरी सिंगल सिटीजन। ठीक है, ये हमारा जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे, जो महात्मा गांधी थे, उनका जो मेन विजन था वो ये था कि हर एक पर्सन खुश रहे, हर एक पर्सन के पास एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब जो 10 रूल्स है हमारे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उन्हें तो फॉलो करना ही है, बट साथ ही साथ जो हमारा मेन रूल है दैट इज कि हर एक पर्सन यहाँ पर एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। ये हमारा एक्चुअली एम है हमारे आइडियल डेमोक्रेसी का, जहां पर हम अपने कोर, अगर आप हमारे डेमोक्रेसी की बात करेंगे, उसके कोर पे मोरालिटी है। ठीक है, हम मॉरल वैल्यूज से यहाँ पर बिल्कुल वो है कोर पे है हमारे। सेकंड, अगर उनके हमारे हार्ट्स में देखेंगे तो वी हैव डिसिप्लिन टू फॉलो दीज रूल्स एंड वेयर एवरीबडी फुलफिल देयर ड्यूटीज, तब हमारे राइट्स भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, हमारे राइट्स अभी ऑटोमेटिकली बिल्डिंग। दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्चुअली मेड। इट इज दिस विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिसे एक्चुअली हमें अभी तक गाइड करता है, और आगे भी जाकर हमें यही जो हमारा विजन है जो कि हमें गाइड करने वाला है, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट एक्चुअली इट इज अ वैल्यू मेडेड रूल्स ऑफ हमारे रिपब्लिक, हमारे डेमोक्रेसी और हमारे वैल्यू सिस्टम का
तीनों का एक टाइप का मिक्सचर है ये कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक फील्ड में हम कुछ भी करें, हमें यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिपब्लिकनिज्म को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे तीनों एडिटोरियल थे। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।